Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lectures, we had discussed about motion in a plane. In this lecture, we will start away from class 11 physics, laws of motion. ये जो हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 है, लॉज ऑफ मोशन, और थर्ड यूनिट का पार्ट है. इसमें पहले हमारा जो था इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट था, लॉ न्यूटन्स के जो लॉज थे उनके डेरिवेशंस वगैरह भी थी. बट अब ड्यू टू कोविड और पेंडेमिक सम पार्ट ऑफ इट्स रिमूव्ड, इन विच initiative concepts of force, inertia, Newton's first law of motion, momentum, Newton's second law of motion, impulse, and Newton's third law of motion comes. तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हमें पढ़ना है. अभी ये सब पार्ट हमारा कोर्स से रिमूव कर दिया गया है. हमें सिर्फ मेन मतलब जो टॉपिक्स हैं वो हमारे होंगे 8 टॉपिक्स बेसिकली. फर्स्ट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन विच वी विल रीड बोथ पार्ट, स्केलर एंड वेक्टर ट्रीटमेंट. सेकेंड विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. थर्ड विल बी कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. फोर्थ विल बी फ्रिक्शन पार्ट, सो ऑन. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे 8 पार्ट्स में. सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की. मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? लीनियर मोमेंटम. उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम टर्म क्या है. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे भी मतलब कोई आप अगर कंपेयर करेंगे कि एक जो बच्चा है और एक हमारे पास बड़ा है, ठीक है, तो एक अगर हम एक बॉक्स की बात करते हैं, काफ़ी हैवी बॉक्स है, तो क्या दोनों उसको सेम उसमें मतलब पुश कर पाएंगे या फिर पुल कर पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि उनका मास वेरी कर रहा है. एक बच्चे का जो मास है वो लेस देन होगा कंपेयर टू जो भी हमारा यंग पर्सन है उसके कंपैरिजन में. सेम अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, दो मतलब कार ले लीजिए, कुछ भी व्हीकल्स ले लीजिए, दोनों मूव कर रहे हैं. एक की स्पीड है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है हमारी 50 मीटर पर सेकेंड. सेम पर्सन, सेम मतलब मास वाले पर्सन, सेम एज ग्रुप वाले पर्सन है, दो जिनका मास है 50 kg 50 kg, दोनों से पुश कर रहे हैं. ठीक है, तो ज़्यादा मतलब स्पीड किसकी होगी, मतलब इजीली किसे कौन पुश कर पाएगा? तो जो पहले से स्पीड में है वो उसको थोड़ा सा पुश करने से भी वो ज़्यादा दूर या फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा. जबकि जो पहले स्लो मोशन में है उसको अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है तो उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये सब फैक्टर क्या बताते हैं हमें? ये सब हमें फैक्टर हमें बताते हैं मोमेंटम के बारे में. द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम. ओके, तो बेसिकली अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? मोमेंटम प्रेजेंट होगा. जो मोमेंटम होता है मैथमेटिकली, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी. ठीक है, इसका जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है P इज इक्वल्स टू एम वी. इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब जैसा कि हम बात मतलब मोमेंटम के बारे में बात कर चुके हैं, मोमेंटम क्या है? एक मोशन या फिर जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वहाँ प्रेजेंट होगा. तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जो भी मतलब उनका टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व्ड रहेगा. अगर हम वहाँ पर कोई भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो उसके बाद जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा. और when two or more bodies acts upon one another, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे को ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैम. तो उस टाइम पर जो हमारा टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वो प्रोवाइड नहीं करवाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप कैरम को देखते हैं, ठीक है, कैरम में हमने क्या किया? स्ट्राइकर को हिट किया है, ठीक है,
तो यहाँ पर स्ट्राइकर को हिट करने से क्या हुआ है, हमारा जो हमारा कॉइन था वो पास हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है कि जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो मोमेंटम यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। मतलब मोमेंटम हमने किसको दिया, हमने दिया स्ट्राइकर को, स्ट्राइकर ने अपना मोमेंटम किसको दिया, कॉइन को, ठीक है। बट वो जो कॉइन है वो हमारा क्या हुआ है, मतलब कॉइन ने मूवमेंट किया, बट ये यहाँ पर देखो जो मोमेंटम था क्या वो मतलब मोमेंटम में कुछ चेंजेस हुए नहीं, उसने बस मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर से। जो पहले हमने वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी था वो स्ट्राइकर को पास किया, स्ट्राइकर ने कॉइन को पास किया। तो इस तरीके से ये जो हमारा टोटल मोमेंटम है वो यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं मोमेंटम का। आपने डायग्राम में देखा एक कार है, ठीक है। ये हमारी एक छोटी कार है, ये हमारी एक बड़ी कार है। तो जैसे ही बड़ी कार आके छोटी कार को पीछे से पुश करती है तो वो पहले जो हमारी छोटी कार थी वो स्लो मोशन में मूव कर रही थी, बट जैसे ही बड़ी कार ने आगे उसे पुश किया वो इजीली बहुत फास्टली वहाँ से पास, जो हमारा पाथ है उसको पास कर लेती है। सपोज अ बिग एंड अ स्मॉल कार मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जो हम बात कर रहे थे पहले भी एग्जांपल में कि एक बिग कार है और एक स्मॉल कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रही है। लेट द मास ऑफ द बिगर कार बी m1। हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ी कार है उसका मास अज्यूम कर रहे हैं m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। लेट द मास ऑफ द स्मॉलर कार बी m2 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u2। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब हम जैसा एक केस ले रहे हैं कि जो हमारा u2 है वो लेस देन है u1 से। जो बड़ी कार है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है और जो हमारी छोटी कार है वो कम स्पीड से चल रही है इनिशियली। u2 इज लेस देन u1। सपोज बोथ द कार्स कोलाइड विद फॉर अ शॉर्ट टाइम स्मॉल t। अब हम ये सपोज करते हैं कि एक ऐसा टाइम आ रहा है कि दोनों कार क्या कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड कर रही है। ड्यू टू द कॉलिजन द वेलोसिटीज विल चेंज। अब जैसे ही कॉलिजन होगा तो हमें क्या पता है कि वेलोसिटीज क्या होती है, चेंज होती है। जैसे हमने कैरम वाला एग्जांपल लिया था, जैसे ही स्ट्राइकर और हमारा कॉइन का कॉलिजन होता है तो वेलोसिटीज क्या होती है, चेंजेस होती है, तभी तो मूवमेंट होती है। लेट द वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन बी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है कि वेलोसिटीज चेंज होगी, तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 एंड u2 वो क्या हो जाएंगे हमारी आफ्टर कॉलिजन v1 एंड v2, ऐसा हमने अज्यूम किया है। सपोज दैट ड्यूरिंग कोलिजन द बिगर कार exerts a force F21 on the smaller car and in turn the smaller car exerts a force F12 on the bigger one। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिर से फोर्स अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो कि जैसे कॉलिजन हो रहा है तो जो बिगर कार है वो किस पर, स्मॉलर कार पे कितना फोर्स लगा रही है, F21, क्योंकि 2 जो है हमारे बड़ी कार को लिया हमने, तो 2 की वजह से 1 पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमने बोला है F21। सेम कुछ फोर्स तो स्मॉलर कार भी लगाएगी तो बड़ी कार पर, तो वो हमने अज्यूम किया F12। When the force F21 acts on the smaller car, its velocity changes from u2 to v2। जब हम F21 की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बड़ी कार के लिए, u2, और वो u2 से क्या हो रही है, v2। सेम तो F21 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर m, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स वी नो दैट फोर्स क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यही हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ भी होता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F21 हमारा क्या हो जाएगा, m2 इंटू a2। अब a2 है क्या, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज। तो रेट कितना चेंज हो रहा है, v2 माइनस u2 डिवाइड बाय कितना टाइम में हो रहा है, स्मॉल t टाइम में। तो हमने ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो हम यहाँ पर हमें मिलेगा। इसके बाद when the force F12 acts on the bigger car, its velocity changes from u1 to v1, then F12 will be m1 into a1। यहाँ पर भी हम अगेन a1 की वैल्यू पुट करेंगे v1 माइनस u1 बाई t। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होना चाहिए, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो F21 शुड बी इक्वल्स टू माइनस F12 और ऑल्सो वी कैन से दैट F12 शुड बी इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, माइनस m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। t से t हमारा क्या हो जाएगा, बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा।
हमें इक्वेशन मिलेगी m2v2 माइनस u2 इज इक्वल्स टू m1v1 माइनस u1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर निगेटिव भी है ना, इसमें हम जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे m1 और m2 का और साइड चेंज करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा। हमने v2 और v1 को फाइनल में हमें एक साइड कर देंगे और u1 u2 को टर्म्स को एक साइड कर देंगे, तो सेपरेट करने पर हमें फाइनल रिलेशन मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो जो m1 v1 है उसे हम बोल सकते हैं p फाइनल, ओके, एंड m2 v2 p फाइनल 1 और p फाइनल 2। सेम यहाँ पर जो m1 u1 और m2 u2 है हम बोल सकते हैं p इनिशियल 1 एंड p इनिशियल 2। तो टोटल आप देखेंगे कि जो हमारा फाइनली टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ रहा है, इनिशियली जो हमारा टोटल मोमेंटम था उसके इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फाइनल जो हमने वैल्यू है अगर वो इनिशियल वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी चेंज कर नहीं किया है। तो यही हमें क्या बता रहा है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बिगर कार जो है हमारा m1 u1 है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर कार m2 u2 है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बिगर कार m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द स्मॉलर कार m2 v2। That means total momentum after collision is equal to total momentum of before collision। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। यही हमारा टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।